नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आज हम मध्य प्रदेश का एक बेसिक वीडियो आपके पास रख रहे हैं। बेसिक वीडियो है, जीरो लेवल का वीडियो है और बहुत ही आवश्यक वीडियो है। ये वीडियो ऐसा वीडियो होगा जिसमें लगभग हर परीक्षाओं में कोई ना कोई सवाल यहाँ से बनने की संभावना होती है। तो ये मान के चलिए कि अगर मध्य प्रदेश की आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस प्रकार का वीडियो जो मैं आपके पास रख रहा हूं, इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भले आप किताबों से पढ़िए, लेकिन ये चीजें कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो हम ये मध्य प्रदेश का जीरो लेवल का वीडियो आपके पास रख रहे हैं, जो कम से कम आपसे बनना ही चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम की कर रहे हैं तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई शिवेन पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारे पास मानचित्र बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का मानचित्र है, कोई खास बात नहीं है। अब मध्य प्रदेश की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको पता है कि देश का मध्य भाग होने के कारण 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और गठन के बाद यानी गठन के दिन ही ये समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रखा। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कह के पुकारा गया सभी के द्वारा, हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह प्रदेश यानी देश के मध्य भाग में है, इस कारण से इसको मध्य प्रदेश कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और हमको पता है कि जो हार्ट होता है, हृदय होता है, हमारे शरीर के मध्य में होता है, इस कारण से इसको हृदय प्रदेश कह के भी पुकारा जाने लगा। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और उपनाम हैं, तो मध्य प्रदेश के कुछ और उपनाम से हमें परिचित होना चाहिए जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। पहला हो गया नदियों का मायका। ठीक है, नदियों का मायका, तो मायका तो बेटियों का होता है, लेकिन नदियों का मायका क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं किंतु बहकर दूसरे राज्यों में चली जाती हैं या फिर जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो बहकर किसी दूसरे राज्य में जाती हैं या तो फिर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो नदियों के मायके के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। जिस प्रकार से एक बेटी की विदाई हो जाती है दूसरे घर में, उसी प्रकार से यहाँ से निकलने वाली नदियों की भी विदाई हो जाती है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरी, मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जिसके कारण भी यहाँ मतलब इस क्षेत्र को नदियों का मायका कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है क्योंकि हीरा हीरे की जो खाने हैं यहाँ पे पन्ना जिले में है, तो पन्ना में हीरे की उत्पादकता के कारण या सर्वाधिक हीरे की उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लघु भारत, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक और नाम है लघु भारत। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, हमको ये पता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक हुआ करते थे तो ये जो राज्य था यानी एमपी, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण इस पूरे प्रदेश को लघु भारत की संज्ञा दी गई थी। तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? लघु भारत। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहते हैं। सोया राज्य क्योंकि मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक सोयाबीन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे मध्य प्रदेश को सोने वाले देश के नाम से नहीं जानेंगे, सोने वाले प्रदेश के नाम से नहीं जानेंगे। यहाँ पे हम यही जानेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है, इस कारण से मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियां हैं, लगभग 21% मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाने के कारण मध्य प्रदेश को एक जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए
कि जो जनगणना है, टाइगर जनगणना 2019 वाली है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है टाइगर पाए गए हैं, शायद 526 बाघ है पाए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, 1-2 बाघ ही कम है, शायद 524 है वहां पे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य के नाम से भी अब जाना जाने लगा है। तो मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य के नाम से भी अब जाना जाता है। तो ये तो मध्य प्रदेश के नाम थे, उपनाम थे। और अब हम मध्य प्रदेश की सीमा विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के हमने नाम पढ़े, उपनाम पढ़े और क्या उसकी विशेषता थी, इसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम यह जानेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है राजनैतिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमा, तो ध्यान में रखेंगे, राजनैतिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमा, राजनैतिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमा हम देखेंगे कैसे है। तो राजनैतिक रूप से मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ध्यान में रखेंगे, 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश में यूपी हो गई, और उत्तर पश्चिम में आरजे यानी राजस्थान हो गया, इधर पश्चिम में गुजरात हो गया, और दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया। नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया, और पूर्व में सीजी यानी छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा तय की जा रही है, और यूपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की एक ऐसा जिला है जो है सीधी, तो यहाँ पास सीधी पड़ता है। सीधी को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। सीधी को यदि हम इंक्लूड कर दें तब यहाँ पे 14 जिले हो जाते हैं। तो यदि सीधी मध्य यूपी के साथ सीमा बनाता है तब जिलों की संख्या 14 है, लेकिन यदि सीधी सीमा नहीं बनाता तो जिलों की संख्या 13 हो जाती है। कारण ये है कि सीधी और सिगरौली कभी एक हुआ करते थे, तो जब सीधी और सिगरौली कभी एक हुआ करते थे तो सीधी की सीमा यूपी से लगा करती थी। तो किताबों में अभी तक सीधी की सीमा यूपी से दिखाया जाता है। इसके अलावा जो वहां का जिला प्रशासन है और राज्य प्रशासन के बीच थोड़ा सा मतभेद है एक दूसरे में, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सीधी जो है यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, हम ऐसा मानेंगे। काफी किताबों में ये भी है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए यदि कभी 13 ऑप्शन में ना मिले, 14 मिले, तो आपको लगाना है 14। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से 7 जिले, ठीक है, छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको 6 जिले पढ़ने को मिलेगा वहां पे मंडला पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक मंडला जिला है मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम से सीमा बनाता है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले जो जिलों की संख्या है, मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से 9 जिले मध्य प्रदेश के सीमा बनाते हैं। वहीं गुजरात से 2 जिले और राजस्थान से 10 जिले सीमा बनाते हैं। तो यूपी से 13, छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 9, गुजरात से 2 और राजस्थान से 10। लेकिन राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा भी बनती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनती है, लेकिन जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की यूपी के साथ बनती है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो ये मध्य प्रदेश की क्या है, राजनैतिक सीमा है। राजनैतिक सीमा में ही हम कुछ और चीजों की डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें से हम कुछ जान लेते हैं पूर्वी और दक्षिणी और उत्तरी बिंदु के बारे में। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम कि ये जो बिंदु है ये है क्या, यहाँ पे आता है आपका सिगरौली। ठीक, सिगरौली वाला बिंदु आता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिगरौली। तो यहां सिगरौली आ गया और यहां पे आपका आ जाता है अलीराजपुर। ठीक, तो सिगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिगरौली, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। ठीक, एक तो क्लियर ये हो गया। फिर सिगरौली और
अलीराजपुर के बीच की जो दूरी है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंदु और मध्य प्रदेश के पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई? 870 किलोमीटर। ये भी हमको ध्यान में रखना है, 870 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो गई, सिगरौली और अलीराजपुर। तो ये तो किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन इनके बीच में समय का भी अंतर है। तो छत्तीसगढ़ यानी सिगरौली जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रहा है, इधर अलीराजपुर जो कि गुजरात की सीमा बना रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंदु और मध्य प्रदेश का पश्चिमी बिंदु दोनों के बीच में समय को लेकर 34 मिनट का अंतर है, लगभग आधे घंटे का जो समय को लेकर 34 मिनट का अंतर है, हमको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, ये भी हमको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला और मुरैना सबसे उत्तरी जिला, दोनों के बीच की यदि हम दूरी की बात करें तो दोनों के बीच की जो दूरी है 605 किलोमीटर है। ठीक है, यही बुरहानपुर हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है जो 21 डिग्री 6 मिनट पर है, और ये भी मुरैना हमारा उत्तरी बिंदु है, 26 डिग्री पर स्थित है। ये 74 डिग्री पर है और ये 82 डिग्री 48 मिनट पर है, और ये 26 डिग्री 30 मिनट पर है। इधर 74 डिग्री 9 मिनट पर अलीराजपुर है, 74 डिग्री 9 मिनट पर, 21 डिग्री 6 मिनट पर ये है हमारा 26 डिग्री 30 मिनट पर, और सिगरौली हमारा 82 डिग्री 48 मिनट पर है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश की सिगरौली, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, बुरहानपुर और मुरैना, ये ऐसे जिले हैं जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी बिंदु का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पास एक जिला पड़ता है बालाघाट। ठीक, बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ यानी सीजी और महाराष्ट्र, तो बालाघाट एक लौता ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ सीमा बनाता है। वहीं पे सिगरौली के बारे में हम ये भी जानेंगे कि सिगरौली छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है सिगरौली, यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर की बात जो हम कर रहे थे, तो अलीराजपुर नीचे महाराष्ट्र और ऊपर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। यहीं पे एक झाबुआ है। झाबुआ की खास बात है कि झाबुआ गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो झाबुआ की खास बात होगी कि झाबुआ राजस्थान के साथ भी सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ भी, राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है। इसके अलावा मुरैना और शिवपुरी, मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे जिले हैं कि ये यूपी और राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे जिले हैं जो यूपी और राजस्थान दोनों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जिलों की वो संख्या है जो कि हमारे सीमा का निर्धारण करता है। और हमने यह देखा है कि मध्य प्रदेश के जो 17 जिले ऐसे हैं, ठीक है, मंडला को हमने माइनस कर दिया इसलिए जिलों की संख्या हो गई 17, नहीं तो आपको 18 भी पढ़ने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं या स्थलबद्ध राज्य कहलाते हैं। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ ही लग रही है, अर्थात किसी समुद्र से नहीं लग रही है। तो ऐसा कोई भी राज्य जिसकी सीमा किसी समुद्र से ना लगे तो वो कहलाता है लैंड लॉक्ड स्टेट यानी स्थलबद्ध राज्य। तो मध्य प्रदेश भी हमारा एक स्थलबद्ध राज्य है क्योंकि इसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लग रही है, अर्थात तटीय प्रदेश नहीं है ये, और ना ही किसी विदेश से लग रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में केवल खास बात इतनी ही थी अभी तक। तो ये खास बात मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमा का निर्धारण कर रहा है। अब हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा को जानेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण भी हम अब इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा भी बहुत सरल सा जीके हैं, इसको एक बार आप सुन लीजिए ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है काफी सरल है।
तो इसको पहले मैं साफ कर लूं ताकि बताने में आसानी हो। हाँ सुनिएगा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है, पहले हम चारों दिशा की तरफ देखेंगे। तो एक यहां से नदी निकलती है महू के पास से, महू पे जाना पावा पहाड़ी है, जहां से एक नदी निकलती है चंबल नाम से जानी जाती है। और यह नदी जो है यूपी राजस्थान की भी थोड़ी सी सीमा बनाती है और एमपी के साथ। ठीक है, तो इधर हो गया राजस्थान और इधर हो गया अपना एमपी। तो जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। यही पे एक है अपनी बेतवा नदी, जो एक बार यूपी में चली गई, पुनः एमपी में आ गई और पुनः यूपी में गई और जाके इधर चंबल भी यमुना मिल जाती है। ठीक है, आगे चल के जानेंगे। और बेतवा भी यमुना में मिल जाती है। तो जो बेतवा नदी है वह है एमपी प्लस यूपी की सीमा बनाती है और ये एमपी प्लस आरजे यानी राजस्थान की सीमा बना रही है हमारी चंबल नदी। एक और नदी है जो बैतूल के पास से निकलती है, ये रायसेन के पास से निकल रही थी हमारी बेतवा, बैतूल के पास से निकलती हुई ताप्ती नदी जो बुरहानपुर के दर्रे से सतपुड़ा के दक्षिण में जाती है। और यह नदी हमारे महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है एमपी की। तो महाराष्ट्र प्लस एमपी की सीमा कौन सी नदी बनाएगी, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो इतना ध्यान में रखना है, चंबल नदी, चंबल नदी किसके साथ सीमा बना रही है, एमपी प्लस राजस्थान के साथ। ठीक, और बेतवा नदी, बेतवा नदी किसके साथ सीमा बना रही है, एमपी प्लस यूपी के साथ। ताप्ती नदी एमपी प्लस एमएच यानी महाराष्ट्र के साथ सीमा बना रही है। फिर मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वत श्रेणी करती है। ठीक है, ये भी हम जानेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो सीमांत प्रदेश है पश्चिम वाला, उसका निर्धारण अरावली पर्वत श्रेणी करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण दो पर्वत श्रेणी करते हैं। एक तो हो गई कैमूर, एक कैमूर श्रेणी है। कैमूर के बारे में जानेंगे कि कैमूर विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी का निर्धारण भी, यानी कैमूर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का निर्धारण करती है। इसी तरह से एक है यहाँ पे सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार, जिसको मैकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैकाल पर्वत भी इसकी क्या करती है, सीमा बना देती है छत्तीसगढ़ के साथ। तो दो चीजों को हम जानेंगे, यहाँ पे तीन चीजें और लिख लीजिए। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत एमपी प्लस गुजरात के साथ प्लस राजस्थान के साथ सीमा बना दी। फिर कैमूर एमपी प्लस सीजी के साथ सीमा बना दी। और यहीं पे हमारा मैकाल, मैकाल श्रेणी जो है वो किसके साथ सीमा बना दी, सीजी प्लस एमपी की सीमा। तो ये क्या हो गई, हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा के निर्धारण इनके द्वारा ही किया जाता है। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो ऐसा ही कुछ और चीजें मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।